जज्बा हो तो जज्बात बदल जाते हैं, जज्बा हो तो जज्बात बदल जाते हैं। सब्र कीजिए और हौसला रखिए, अरे मेहनत से तो हालात बदल जाते हैं। अभी भी वक्त है पढ़ने का, पुराना तरीका छोड़िए और देखिए रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिवीजन के लिए नोट्स कैसे बनाएं। दोस्तों, इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़ें, मैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध कुछ वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं। इस चैनल पर कुछ वीडियो अपलोडेड हैं, जैसे कि पढ़े हुए विषय को एग्जाम तक कैसे याद रखें, किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है, 65वीं बीपीएससी 2019 की प्रीलिम्स के लिए 6 माह की रणनीति, इसीलिए ये पुराना वीडियो है। लेटेस्ट वीडियो में मिलेगा आपको 1 साल की संपूर्ण रणनीति 65वीं बीपीएससी 2019 की, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की चर्चा की गई है। उसके बाद 65वीं बीपीएससी 2019 के लिए हमारा समय सारणी कैसा होना चाहिए, हमको स्टडी कैसे करना चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए उसकी। उसके बाद 65वीं बीपीएससी 2019 की सीरीज में ही दैनिक समय सारणी किसके लिए, कामकाजी व्यक्तियों के लिए और गृहिणी के लिए। और करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 65वीं बीपीएससी के लिए ये कंटिन्यूअसली जारी है। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यदि आप देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, नहीं तो वीडियो आएगी और चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, आइए देखते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है। एक रिकैप मारते हैं। हमने देखा कि पढ़े हुए विषय को एग्जाम तक याद रखने के लिए करना पड़ेगा दोस्तों, रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा और बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलने वाला है, रिवीजन इज मस्ट। और दोस्तों, रिवीजन करने के लिए हमको नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिना नोट्स के रिवीजन काफी मुश्किल काम है। उसके बाद यदि हमें नोट्स बनाना है तो यह सीखना पड़ेगा कि किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है, व्हाट इज द राइट वे टू स्टडी बुक्स, और इसे हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आइए अब समझते हैं कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। नोट्स बनाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने का आपको तरीका आना चाहिए। चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, उसमें फैक्ट्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, उसको बुक में हाईलाइट या अंडरलाइन कीजिए। ये दोनों को हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि किसी भी चैप्टर को अच्छे से कैसे पढ़ें और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन को बुक में हाईलाइट कैसे करें। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उससे ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम लोग स्पाइरल बाइंडिंग वाली एक मैथ वाली नोटबुक लेंगे जिसमें कोई भी लाइन खींची हुई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टी कलर पेन लेंगे और हाइलाइटर रखेंगे। अब एक अच्छे नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, तो कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना, उसमें जो कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं वही कीवर्ड्स को ही उसमें डालना है। पूरी राम कहानी, पूरा सेंटेंस उसमें नहीं लिखना है। उसके बाद जितना हो सके उसमें एरो का, डायग्राम का, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कीजिए। उसमें माइंड मैप और लीनियर लाइंस दोनों का मिश्रण रखिए। माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप होता है कि कीवर्ड है उसको एरो से कनेक्ट किया हुआ है, तीर से कनेक्ट किया हुआ है, वही माइंड मैप है। उसमें कोई सेंटेंस नहीं रहेगा, सिर्फ कीवर्ड्स रहेगा। और कुछ लीनियर लाइन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी डालना है। 2 लाइनों के बीच में पर्याप्त दूरी आपको रखनी पड़ेगी। और करंट अफेयर्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए जगह, आप देखेंगे इस वीडियो में बाएं तरफ थोड़ा सा जगह दिया हुआ है, वो आपको थोड़ा सा जगह रखना पड़ेगा। और आपका जो नोट्स होना चाहिए वो देखने में अट्रैक्टिव लगे और थोड़ा मल्टी कलर रहे, ताकि आपकी आंखों को प्यारा लगे, देखने का मन करे। एकदम सादा रहेगा तो आपको पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। तो हम इसे उदाहरण से समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी इतिहास की 6ठी क्लास की बुक का पहला चैप्टर स्टडी किया था। अब एनसीईआरटी बुक से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशन को ऑलरेडी हम लोग हाईलाइट कर चुके हैं। अब इससे आगे की कहानी देखते हैं। आइए अब नोट्स को देखते हैं कि कैसे मैंने नोट्स बनाया है। तो अध्याय 1 हमने पढ़ा था इतिहास में, क्या, कब, कहां और कैसे। क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का क्या, कब, कहां और कैसे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? हम ये जान सकते हैं कि वो लोग क्या खाना खाते थे, वो लोग क्या कपड़ा पहनते थे, उनकी जीविका क्या थी और उनका घर कैसा था। तो जीविका में किसका किसका जीविका हम देख सकते हैं? व्यापारी का देख सकते हैं, पुरोहित का देख सकते हैं, शिल्पकार का देख सकते हैं, कलाकार का देख सकते हैं, संगीतकार का देख सकते हैं, शिकारी का देख सकते हैं, पशुपालक का देख सकते हैं, कृषक का देख सकते हैं, शासक का देख सकते हैं और वैज्ञानिक का दे सकते हैं। देखिए इसमें सिर्फ कीवर्ड्स डाले हुए हैं, कोई सेंटेंसेस नहीं है, इसमें कोई भी वाक्य नहीं है पूरा। हमको तो कीवर्ड से मतलब है, कीवर्ड मेरे पास आ गया, दिमाग में सेट कर गया। तो उसके बाद
लोग कहाँ रहते थे? तो कई लाख वर्ष पहले नदी के तट पर, कहाँ पर? जैसे नर्मदा, तो नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे कई लाख वर्ष पहले, वो या तो शिकारी थे, जानवरों का शिकार करते थे, या संग्राहक थे, माने इकट्ठा करते थे क्या चीज? जड़, फल और अन्य उत्पाद जंगल के, वो करते थे। 8000 वर्ष पूर्व कृषि की शुरुआत हो गई थी। तो ये साल भी इंपॉर्टेंट है। कहां पर? सुलेमान और किरथार पहाड़ी है। मैप में हमने देखा था, सबसे पहले गेहूं और जौ का उल्लेख मिलता है। पालतू जानवर कौन कौन से थे? भेड़, बकरी, गाय और बैल। हाँ, उनका घर हुआ करता था, तो गांव में उनका आवास हुआ करता था। उसके बाद गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी की देखा था हमने, तो वहां पर कृषि का विकास हो गया था। और ये विंध्य पहाड़ी के उत्तर में सबसे पहले चावल उगाने का सबूत हमें मिलता है। एक चीज और आपसे बताना चाहूंगा, यदि आप मानचित्र अच्छा बना लेते हैं तो आप अपने नोट्स में जरूर बनाएं, और ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्रों को उसमें दिखाएं। मेरी मैप स्किल उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए मैंने मैप नहीं बनाया, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। जब आप नोट्स बनाएंगे तो मैप का, चित्र का, डायग्राम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, उसको आप जरूर बनाइए, अपने हैंड से बनाइए यदि आप बना लेते हैं तो। उसके बाद हमने देखा था आरंभिक नगर जो था वो 4700 वर्ष पूर्व बना था। कहां पर? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। गंगा नदी के किनारे भी नगर बसा था। कब? 2500 वर्ष पूर्व। और नगरों का विकास हो गया था। और वहां पर एक विशाल और शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था मगध, जिसने पूरे भारत पर राज्य किया था। अच्छा, लोग यात्राएं क्यों करते थे? तो जीविका के लिए, युद्ध के लिए, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, व्यापार करना हो, धर्म का प्रचार करना हो, किसी चीज की खोज के लिए, या रोमांच के लिए, ये लोग यात्राएं करते। देखिए, सिर्फ कीवर्ड है, एरो से हमने कनेक्ट कर दिया है, इसमें कोई सेंटेंसेस नहीं है। और जो यात्राएं करते थे उसका परिणाम क्या निकला है? तो सांस्कृतिक समृद्धि हुई है, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ एक जगह से दूसरी जगह, तो हमारा जो कल्चर है वो इनरिच्ड हो गया है। देश का नाम कैसे पड़ा? इंडिया इंडस से पड़ा है। इंडस किससे बना है? इसको संस्कृत में कहते हैं सिंधु, एक नदी है, ये हमने देखा है ऑलरेडी। और ईरानी और यूनानी लोग जो होते थे वो लोग स्व का उच्चारण नहीं करते थे। सिंधु में स्व आता है ना, स्व का उच्चारण नहीं करते, उसके जगह पे हो, इसलिए सिंधु की जगह पे हिंदोस या इंडोस हो गया है। और वो लोग जो नदी के पूर्व की भूमि, जो सिंधु नदी के पूर्व की भूमि में रहने वाले लोग थे, उनको, जगह को इंडिया का नाम दे दिया उन्होंने। भारत कैसे पड़ा है? तो भारत उत्तर पश्चिम में लोगों का एक समूह था भरत नाम का, ठीक है। उसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जो कि 3500 वर्ष पुराना है, और उसी से भारत बना है। अब आते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने। तो कैसे पता चलता है अतीत के बारे में? तो पांडुलिपि से, जिसको मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, ये हाथ से लिखी हुई किताब होता है। इसका लैटिन शब्द होता है मेनू का मतलब होता है हाथ। और ये मैन्युस्क्रिप्ट जो होते थे तारपत्र यानी पाम लिप पर या पैर की छाल पर, वो स्पेशली हिमालय क्षेत्र में एक पेड़ होता है बर्च ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं भुर्ज का पेड़, उसी के पेड़ की छाल पे लिखा जाता था। और कई सारे तो नष्ट हो गए, चूंकि ये ताड़ का पत्र होता है, ये तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे इसको, तो ये नष्ट हो गए। कुछ बचे भी हुए हैं जो कि अधिकतर में मंदिर और विहार का मतलब बौद्ध विहार है, इतिहास में आप पढ़ते होंगे बौद्ध विहार, वहां पर हमें मिलते हैं। कौन कौन क्या विषय होता था उसका? तो विषय धार्मिक भी होता था, राजनीतिक भी होता था, औषधि का भी उल्लेख है, विज्ञान का भी होता था। भाषा क्या होती थी? संस्कृत, प्राकृत या तमिल। प्राकृत जो कि आम लोग इस्तेमाल करते थे, और महाकाव्य भी मिलता है, कविता भी मिलता है, और नाटक मिलता है। देखिए किस तरह से एरो के माध्यम से इसको कनेक्ट किया गया, यहां भी देखिए एरो के माध्यम से कनेक्ट किया गया, कोई सेंटेंसेस नहीं है। उसके बाद है अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शन। ये क्या होता था? लेख होता था जो कि पत्थर या कोई धातु पर यानी कठोर सतह पर लिखा जाता था। उसमें क्या मिलता है हमको? शासकों का आदेश मिलता है, उसकी विजय गाथा मिलती है, उसका जीवन मिलता है, रानी का भी जीवन मिलता है, और अन्य स्त्री पुरुषों का भी जीवन इसमें मिलता है। अच्छा, लिपि और भाषा में क्या अंतर है? तो लिपि लिखते समय जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको लिपि कहते हैं, और बोलते और पढ़ते समय जो इस्तेमाल करते हैं उसको भाषा कहते हैं। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, चूंकि कठोर सतह पर है तो इसकी कठिनाइयां भी होती है, लिखने में बड़ी परेशानी होता होगा, लेकिन इसके लाभ भी है। कठिनाई है तो लाभ भी है। उदाहरण है एक कंधार अफगानिस्तान में अभिलेख मिला है, उसमें चित्र देखते होंगे किताब में आप। 2250 वर्ष पुराना है ये, और ये किसने बनवाया था? अशोक नाम का राजा था मगध का। और भाषा यूनानी और अरामेइक, ये दोनों बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, यूनानी और अरामेइक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं पुरातत्वविद यानी आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है, कौन होते हैं?
तो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? पुरातत्वविद करते हैं। तो क्या चीज का अध्ययन करते हैं भाई? वो इमारत देखते हैं, कोई पुरानी चित्र देखते हैं, मूर्ति देखते हैं, औजार देखते हैं, बर्तन देखते हैं, आभूषण देखते हैं, सिक्के देखते हैं। और ये किस चीज के बने होते थे? या तो पत्थर के बने होंगे, या तो धातु के बने होंगे, या मिट्टी के बने होंगे। मिट्टी में कच्ची मिट्टी का भी बने हो सकते हैं, पक्की मिट्टी का भी बना सकते हैं। ईंट है जैसे, तो ईंट कच्ची भी हो सकती है और पक्की भी, दोनों तरह की ईंट। ये सब चीज हम देखते हैं। उसके बाद वो क्या देखते हैं उसमें? मान लीजिए सब चीज उसमें क्या देखेंगे? उसमें जैसे देखेंगे हड्डियां। हड्डियां में क्या देखेंगे? किसी मछली का, किसी जानवर का, किसी चिड़िया का। और अन्न के दाने जले हुए यदि मिलते हैं तो, जले हुए होंगे तभी मिलेंगे, बचे रहेंगे, नहीं तो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि या तो उसमें अंकुरन हो जाएगा। जले हुए तो वो बचे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इमारत, चित्र, मूर्ति, औजार, बर्तन, हड्डियां, अन्न के दाने, इसको कहते हैं हम लोग स्रोत। इस सभी को क्या कहते हैं? स्रोत। इंग्लिश में इसको कहते हैं सोर्सेस। अब आते हैं कि क्यों इसको देखते थे? ये जो हड्डियां देखते थे, अन्न के दाने, क्यों देखते थे? क्योंकि इससे पता चलता है कि लोग क्या खाते थे। जब हड्डियां देखेंगे किसी चिड़िया का, मछली का, जानवर का, पता चलेगा कि लोग शिकार करके इन जानवरों को खाते थे। अन्न के दाने यदि जले हुए मिल जाएंगे तो पता चल जाएगा कि उस समय के लोग कौन से अन्न खाते थे। इतिहासकार और पुरातत्वविद, इतिहासकार किसको कहते हैं? जो अतीत का अध्ययन करते हैं उसको इतिहासकार कह देंगे। तो इतिहासकार और पुरातत्वविद दोनों एक जासूस के तरह होते हैं। जासूस क्या करते हैं? सबूत इकट्ठे करते हैं। तो ये भी इतिहासकार और पुरातत्वविद स्रोत को एक सबूत के रूप में इस्तेमाल करते हैं और फिर अतीत की कहानियों का निर्माण करते हैं। यही होता है। उसके बाद है अनेक अतीत हैं। एक अतीत नहीं है, बहुत सारे अतीत हैं। एक राजा का भी अतीत हो सकता है, शिकारी का भी हो सकता है, कृषक का भी हो सकता है, शिल्पकार का हो सकता है, अपना किसी व्यवसाय का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है, और भी इसी तरह से बहुत सारे अतीत होते हैं और एक दूसरे से अलग है। जैसे मान लीजिए राजा रानी है, तो राजा रानी का तो अतीत बहुत ही समृद्ध होगा कह सकते हैं, क्योंकि उसका लेखा जोखा होगा कहीं पर। उसके पास तो बहुत सारे लोग थे काम करने वाले, क्लर्क होते थे, लिखने वाले, तो बहुत नौकर चाकर थे। लेकिन जो आम आदमी है उसका तो कहीं वर्णित मिलेगा नहीं, तो उसका कहीं भी लेखा जोखा नहीं मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आम आदमी का अतीत नहीं होगा, इसका भी अतीत होगा। अब चलते हैं तिथियों पर। तिथि को देख लेते हैं शॉर्ट में। बीसी को बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, एडी को एनो डोमिनी कहते हैं, और बीसी के जगह पर बीसीई भी इस्तेमाल करते हैं, और एडी को कहते हैं सीई, मीन्स कॉमन इरा। हो गया। उसके बाद जैसे 2019 अभी चल रहा है, तो ईसा मसीह के जन्म के 2019 साल बाद है, ये है मतलब ईसा मसीह का जन्म आज से 2019 वर्ष पहले हुआ था। और पुस्तक में, किताब में आपको मिलेगा 2000 को आरंभिक बिंदु मान लिया है। जैसे मान लीजिए 4700 वर्ष किताब में लिखा हुआ है, तो उसमें से 2000 घटा दीजिए, तो 2000 घटा देंगे 2700, यही 2700 बीसी कर लीजिए या 2700 बीसीई कर लीजिए। और 2700 वर्ष पहले की जगह पे बीपी भी करते हैं, तो बिफोर प्रेजेंट 4700 बीपी लिख देंगे, मतलब आज से 4700 वर्ष पहले, यानी आज से 4700 वर्ष वर्तमान से पहले। अब ये तो भारत की कहानी थी। अन्यत्र में क्या हो रहा था? मिस्र के उत्तरी सतह पर, मिस्र के उत्तरी तट पर एक जगह है रोसेट्टा, वहां पर 5000 बीपी मीन्स 5000 बिफोर प्रेजेंट, आज से 5000 साल पहले। ये मिस्र क्या है? उत्तरी अफ्रीकी देश है। तो वहां राजा रानी का उल्लेख मिलता है, अभिलेख मिला है। तो वो किस पे मिलता है? पत्थर पर, है ना। 3 भाषाएं हैं या लिपियां हैं, एक यूनानी और 2 मिस्री टाइप की। और एक कारतूस मिला, जिसको कॉर्टूस कहते हैं अंग्रेजी में। एक फ्रेम है, राजा रानियों के नाम उसमें लिखे होते थे। और उस फ्रेम में जो लिपियां हैं, जैसे एल है, पता चलता है कि शेर जैसा है, ए है तो चिड़िया है। तो मिलती जुलती जो ध्वनियां होती है, उसी से हम अतीत के लिपि का अर्थ निकाल पाते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से नोट्स बनाए जाते हैं। यदि आप इसको वाकई में, तो इसको तो मैं समझा रहा हूं आपको, यदि आप वाकई में पढ़ना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। मुझे लगता है 2 से 3 मिनट काफी है। 3 से 4 पेज है। इसको चूंकि एरो वाइज लिखा हुआ है, कोई सेंटेंसेस नहीं, सिर्फ कीवर्ड लिखे हुए हैं, जिसको आसानी से आप रिवाइज कर लेंगे। लेकिन यदि आप किताब का चैप्टर पढ़ने के लिए बैठ जाए, तो आपको आधा पौने घंटा भी वक्त लग सकता है। तो यही होता है दोस्तों, जब आप रिवाइज करते हैं ना, जब नोट से करेंगे, तो आपका समय बचता है और कम समय में आप ज्यादा रिवाइज कर पाते हैं। तो ये था मेरा नोट्स। दोस्तों आपने देख लिया कि नोट्स किस तरह से थे। अब आगे की राह क्या है? हमने नोट्स तो देख लिया, अब नोट्स को करंट अफेयर से आपको अपडेट करना है। देखा होगा आपने, उसमें बाएं तरफ थोड़ा जगह छोड़ा गया था, है ना। तो उस जगह को करंट अफेयर से अपडेट कीजिए। पिछले चैप्टर में कोई करंट अफेयर से लिंक था ही नहीं, जो टॉपिक था करंट अफेयर से लिंक नहीं था, इसलिए उसमें कोई भी करंट अफेयर्स का
अपडेशन नहीं आता, लेकिन फिर भी यदि आपके पास कोई करंट अफेयर्स का उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आता है तो उसमें आप अपडेट करते रहिए। और इसी नोट से जो आपने नोट्स बनाया है उसको रिवीजन करते रहिए। पहला रिवीजन 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद पहला रिवीजन कैसे करेंगे, अपने पास घड़ी रखिए, जैसे 20 मिनट हुआ आप पढ़ते समय आप हाईलाइट तो कर ही रहे हैं, 20 मिनट में जो भी आपने पढ़ा है उसको हाईलाइट वर्ड्स को एक बार फिर से देख लीजिए, हाईलाइट कीवर्ड को देख लीजिए। उसके बाद सेकंड रिवीजन 24 घंटे बाद कीजिए, फिर 1 सप्ताह बाद कीजिए, फिर 1 महीने बाद कीजिए, 6 महीना बाद। उसके बाद एग्जाम से पहले तो मस्ट है उसको रिवाइज कर लीजिए, मीन्स आपके पास 5 से 6 बार उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों यही एक तरीका है, बस यही तरीका है कि पढ़े हुए विषय को आप एग्जाम तक याद रख पाएंगे। आपकी जो क्वेरीज थी बहुत लोगों की कि पढ़ाई करते हैं एग्जाम के समय याद नहीं रहता है, वो समस्या से आप निजात पा लेंगे।